यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष कला के प्रैक्टिकल के अंतर्गत पिछले वीडियो के बाद में अपन देखेंगे बहुलक। और बहुलक जो देखेंगे आज वो है अविच्छिन्न श्रेणी में बहुलक की गणना किस प्रकार से की जाती है। अविच्छिन्न श्रेणी को सतत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसको कैलकुलेट ऑफ मोड इन कंटिन्यूस सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो कंटिन्यूस सीरीज में बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले अविच्छिन्न श्रेणी में बहुलक का मान ज्ञात करने के लिए जो परिस्थितियाँ होती हैं विषम, उस अनुसार निरीक्षण और अपना समूहन के द्वारा ये जो है किया जाता है। यानी किस प्रकार से उनका निरीक्षण और अथवा समूहन विधि के द्वारा बहुलक की वर्गांतर को निश्चित कर देते हैं। और इसके पश्चात आवश्यकतानुसार निम्नांकित दो सूत्रों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करके उस वर्गांतर में बहुलक मूल्य को ज्ञात कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले जो है, जैसे सबसे पहले अपन देखेंगे सूत्र क्या है। तो सूत्र जो पहला जो सूत्र है उस सूत्र में अपन देखेंगे तो जेड बराबर, बहुलक को इंग्लिश में अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा, जेड के नाम से जाना जाता है इसको। तो जेड बराबर एल प्लस एफ आई, या इसको 1 भी कह सकते हैं, माइनस F2 F1 माइनस F2 बटा 2F1 माइनस F2 F0, सॉरी एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F2 F2 नहीं, जीरो है, F0, ठीक है, F0। उसके बाद में अपन देखेंगे बटाव में देखेंगे वापस जो सूत्र हैं वो है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। या फिर एक और सूत्र है, कभी कभी बहुलक वर्ग जो होता है उस बहुलक वर्ग के अंदर बहुलक नहीं आता है, तो उस दशा में ये जो दूसरा जो सूत्र है द्वितीय, उसका प्रयोग किया जाता है। तो L प्लस F2 बटा F0 प्लस F2 इंटू आई। अब जो है उपयुक्त सूत्र में जेड का अर्थ बहुलक होता है, बहुलक मूल्य। एल का अर्थ होता है बहुलक वर्गांतर की निम्नतम सीमा मूल्य। F1 का अर्थ होता है बहुलक वर्गांतर की आवृत्ति। और F0 का अर्थ होता है बहुलक वर्गांतर से ठीक पहले वाला जो वर्ग है उसकी आवृत्ति। और F2 का अर्थ होता है बहुलक वर्गांतर के तुरंत बाद वाले वर्गांतर की आवृत्ति। और I का अर्थ होता है बहुलक वर्गांतर का विस्तार या ऊपरी व निचली सीमा मूल्यों का अंतर, यानी ऊपरी और निचली सीमा मूल्यों का अंतर कर लेते हैं तो वो I आ जाता है। यहाँ दो बातें उल्लेखनीय है। प्रथम है, कभी कभी समूहन के पश्चात ज्ञात होता है कि कई वर्गांतरों की टेली संख्याएं परस्पर समान एवं श्रेणी में अधिकतम है। ऐसी दिशा में इस प्रकार की प्रत्येक वर्गांतर की आवृत्ति में उससे पहले वाले व बाद वाले वर्गांतरों की आवृत्ति को जोड़ देते हैं तथा इस प्रकार प्राप्त जोड़ों की तुलना करते हैं। और जिस वर्गांतर से संबंधित जोड़ का मान सबसे अधिक होता है उसी वर्गांतर को बहुलक वर्गांतर माना जाता है। तो ये जो है बहुलक वर्गांतर है जो सबसे ज़्यादा जिस वर्गांतर के जो जोड़ जो आता है उसी को माना जाता है। यदि ये जोड़ भी समान हो तो वह श्रेणी 2 या अधिक बहुलक वाली होती हैं। यानी ये भी कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, जनरली कम ही आता है। द्वितीय जो बहुलक जो है वर्गांतर में बहुलक मूल्य ज्ञात करने के
ऊपर 2 सूत्र लिखे गए हैं, इन दोनों सूत्रों से अलग अलग उत्तर प्राप्त होते हैं। अतः द्वितीय सूत्र का प्रयोग केवल उस दशा में करना चाहिए जब प्रथम सूत्र के अनुसार परिकलित बहुलक का मान बहुलक वर्गांतर की सीमाओं से बाहर आता है, तो ही द्वितीय सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब जो है सवाल अपन देख लेते हैं। निम्नांकित अविच्छिन्न श्रेणी में बहुलक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समुद्र तल से ऊंचाई दे रखी है। दूसरे कॉलम में स्टेशनों की संख्या दे रखी है। पहला है 10 से 15 वो यानी जो समुद्र तल से ऊंचाई, फिर है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। और स्टेशनों की जो संख्या दे रखी है 10, 12, 15, 20, 14, 13 और 11। अब जो है अपन ये देखेंगे, यानी दी गई समंक श्रेणी में नियमित आवृत्तियों के सभी लक्षण विद्यमान हैं, यानी एकदम क्या है निरंतर बढ़ती जा रही है और बीच में जाके अधिकतम हो जाती है और फिर निरंतर घटती जाती है। तो ऐसी आवृत्ति जब होती है तो उसको क्या है नियमित आवृत्ति माना जाता है। अतः बहुलक वर्गांतर ज्ञात करने के लिए सम्मोहन जो विधि है उसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले जो है समुद्र तल से ऊंचाई, ये पहला कॉलम। दूसरा कॉलम में जो है आवृत्तियाँ दे रखी हैं। तीसरे कॉलम में जो है प्रारंभ के जो 2 जो आवृत्तियाँ हैं उनका योग करेंगे, जैसे 5 और 9 का, तो ये जोड़ आएगा 14। फिर 13 और 21 का योग करेंगे आवृत्ति में, यानी 13 और 21 का जोड़ करेंगे तो वो आ जाएगा 34। उसके बाद में 20 और 15 का जोड़ करेंगे तो 35 आ जाएगा। फिर 8 और 3 का योग करेंगे तो 11 आ जाएगा। इस प्रकार से तीसरा कॉलम हो जाएगा। उसके बाद में जो चौथा जो कॉलम है, इसमें पहली जो एक आवृत्ति को छोड़ दी जाती है और उसके बाद 2-2 को निरंतर जोड़ा जाता है। जैसे 5 को ये जो आवृत्ति हैं इसमें अपन देख लेते हैं वापस। जैसे ये 5 जो आवृत्ति हैं उसको छोड़ देंगे, फिर 9 और 13 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 22। फिर 21 और 20 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएंगे। फिर 8 और फिर उसके बाद में जो है एक बार और बता देता हूँ, यानी 9 और 13 को जोड़ा तो कितने आ गए 22। फिर 21 और 20 को जोड़ा तो आ गए 41। फिर 15 और 8 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएंगे। इस प्रकार से चौथा कॉलम हो जाएगा। उसके बाद में अपन पाँचवा कॉलम जो है प्रारंभ से 3-3 के योग करेंगे। आवृत्तियाँ जो हैं प्रारंभ से तो जो 3-3 जो आवृत्तियाँ हैं उनका योग करेंगे, जैसे 5, 9 और 13 का योग करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। उस प्रकार से 21, 20 और 15 का योग करेंगे तो ये 56 हो जाएगा। फिर बाद में जो 2 बच जाएगी तो इनको छोड़ देंगे क्योंकि 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। अब जो अगला जो कॉलम है छठा या 6 कॉलम, इसमें पहली एक को छोड़ करके 3-3 के योग करते हैं आवृत्तियों के। तो पहली जो है आवृत्ति 5 को छोड़ देंगे तो 9, 13 और 21 का योग करेंगे। 9, 13 और 21 का योग करेंगे तो ये आ जाएंगे 43। फिर 20, 15 और 8 का योग करेंगे तो ये भी आ जाएगा 43। तो इसमें जो है दोनों जो है ये योग समान आ रहे हैं। अब जो अगली जो है 2 आवृत्तियों को छोड़ करके 3-3 के योग करेंगे। तो पहली जो जैसे 2, 5 और 9 को छोड़ दिया, 13, 21 और 20 को जोड़ेंगे तो 54 आ जाएंगे। 13, 21 और 20। फिर बाद में 15, 8 और 3 को योग करेंगे तो 26 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया अपने समूह विधि से। अब जो है अधिकतम आवृत्ति किसमें है तो टेली बार लगाएंगे। तो सबसे पहले जैसे निशान लगा देंगे, जो अधिकतम जैसे आवृत्ति में 21 है तो 21 के निशान लगा दिया। 35 तीसरे कॉलम में तो 35 के निशान लगा दिया। फिर चौथे कॉलम में 41 अधिकतम है, उसके 41 के निशान लगा दिया। फिर जो पाँचवें कॉलम में 56 अधिकतम है, उसके ये निशान लगा दिया। और छठे कॉलम में 43 दोनों बराबर है तो इन दोनों के निशान लगा दिया। और सातवें कॉलम में 54 अधिकतम है तो 54 के निशान लगा दिया। अब जो है टेली बार किस प्रकार से लगाते हैं, तो सबसे पहले जैसे ये जो 21 है, इस 21 के सामने एक निशान लगाएंगे, ठीक है। जिस उसके सीध में ही लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। 21 जो है वो यहाँ पे, तो इसके सामने निशान लगा देंगे। उस प्रकार से दूसरे जो तीसरे कॉलम में क्या है अधिकतम 35 है तो 35 किस्म की संख्याओं का योग है तो उनके सामने भी 1 का निशान लगा देंगे। यानी तो ये जो है 20 और 15 का योग है तो 20 और 15 के सामने भी 1 निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद में 56 किस का योग है तो ये जो है अपना 21, 20 और 15, तो इनके सामने भी 1 निशान लगा देंगे। इस प्रकार से 43,
जो हैं वो 43 किसके योग हैं, तो वो जो हैं पहली जो यानी 9, 13 और 21 का है, तो इसको भी यहाँ पे एक निशान लगा देंगे सबके सामने। फिर जो अगले जो 43 हैं वो जो है 20, 15 और 8, इनका भी योग यहाँ पे जाके एक निशान लगा देंगे। इस प्रकार से ये सभी। फिर लास्ट में 54, तो 54 जो किस किस का योग है, तो 13, 21 और 20 का, इनके सामने भी एक एक निशान लगा देंगे। फिर इन सबको योग जोड़ कर देंगे योग, तो 1, 2, 5, 5, 3 और 1, इस प्रकार से 2 में 5, 5 आए। तो इनके पहले वाली और बाद वाली आवृत्तियों के वर्गांतर को जोड़ देंगे आवृत्तियों को, तो जो अधिकतम आया उसको अपन वर्गांतर मान लेंगे। उपयुक्त सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि इसमें 2 वर्गांतरों यानी 25 और 30 व 30 व 35 की पहली संख्याएं परस्पर समान है, यानी एवं श्रेणी में अधिकतम है। अतः इन दोनों वर्गांतरों में वास्तविक बहुलक वर्गांतरों की ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित ढंग से घनत्व परीक्षण किया जाएगा। तो पहले जैसे 25 से 30 वाले में, जैसे 25 से 30 वाले जो हैं उससे ठीक पहले वाले वर्गांतर की आवृत्ति, उसकी आवृत्ति और उसके ठीक बाद वाले वर्गांतर की आवृत्ति, तो इनको योग करेंगे तो 54 हो रहा है। फिर 30 से 35 वाले में ठीक पहले वाले वर्ग की जो आवृत्ति 20, फिर जो 30 से 35 वाले की वर्गांतर की आवृत्ति 21 और इसके बाद वाले वर्गांतर की आवृत्ति 15 है, तो इनका योग भी 56 है। इसका मतलब जो 56 अधिकतम आ गया, तो 30 से 35 वाला वर्गांतर अपना आ गया। तो चूंकि 30 से 35 वर्गांतर का योग अधिक है, अतः इसी वर्गांतर को वास्तविक वर्गांतर या बहुलक वर्गांतर माना जाएगा। अब चूंकि इस वर्गांतर की आवृत्ति की तुलना में इससे पहले वर्गांतर की आवृत्ति अधिक है, अतः बहुलक मूल्य ज्ञात करने के लिए ऊपर लिखे गए द्वितीय सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ये माइनस करेंगे तो ये संख्या माइनस में हो जाएगी, तो वो बहुलक वर्गांतर में बहुलक का मान नहीं आएगा, इसलिए द्वितीय सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। वैसे इसको अपने को जैसे ही बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्गांतर की आवृत्ति अधिक है, इसका मतलब जो है वो यानी बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या है, यानी इससे पहले वर्गांतर की जो आवृत्ति अधिक है, अतः बहुलक मूल्य जो है वो ज्ञात करने के लिए क्या है, माइनस में संख्या आएगी, तो द्वितीय सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। अब z बराबर L प्लस F2 बटा F0 प्लस F2 इंटू आई, तो L हो गया अपना 30 प्लस F2 हो 15, फिर F0 21 और F2 है 15 इंटू वर्गांतर 5 है, यानी उच्चतम और निम्नतम सीमा जो है वर्गांतर की उसको माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब 30 प्लस 75 यानी किस प्रकार से आएगा, 15 को 5 से गुणा करेंगे, फिर 21 को 15 से योग करेंगे तो 36 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1080 प्लस 75 बटा 36, फिर ये इनको जोड़ेंगे तो 1155 बटा 36, तो इस प्रकार से आ जाएगा 32.08। तो ये है जो अपना बहुलक ऊंचाई है 32.08। यहाँ ये पुनः संकेत करना आवश्यक है कि यदि उपयुक्त प्रश्न को प्रथम सूत्र के अनुसार ज्ञात करते हैं तो बहुलक ऊंचाई का मान निम्नलिखित होता है। z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, तो L अपना 30 ही है, F1 20 माइनस F0 21, फिर 2 इंटू F1 का मान 20 माइनस 21 माइनस 15 इंटू 5, फिर 30 प्लस यानी ये 20 माइनस 21 करेंगे तो माइनस का 1 इंटू 5 बटा 2 को 20 से गुणा करेंगे 40, और माइनस माइनस की दोनों संख्या को योग कर देंगे तो ये हो जाएंगे 36 बराबर 15, फिर माइनस की जो है ये संख्या तो गुणा करेंगे तो माइनस की हो जाएंगी, तो 5 बटा 4, फिर ये लघुत्तम लेंगे तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 4 बटा 115, एक इस प्रकार से आएगा। 4 को जो है 4 से जो भाग देंगे तो 1, और फिर 30 से गुणा करेंगे तो 30, फिर माइनस की संख्या आई जाएगी, फिर 4 का भाग 4 में देंगे तो 4, और फिर इस प्रकार से ये 115 हो जाएंगे। फिर जो है ये उसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे 28.75, जबकि वर्गांतर जो है अपना 30 से, अतः ये जो द्वितीय सूत्र का ही प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो अतः चूँकि 28.75 की यह संख्या बहुलक वर्गांतरों की सीमाओं अर्थात 30 से 35 के भीतर नहीं है, अतः उसे बहुलक ऊंचाई बदलाना त्रुटिपूर्ण होगा। ठीक है, धन्यवाद। अब जो है बहुलक की जो उपयोगिता है,
बहुलक एक सरल एवं लोकप्रिय माध्य है जिसमें अक्सर प्राय या अधिकतर आदि का बोध होता है। वर्गांतर माध्य के विपरीत बहुलक पर समंक श्रेणी की चरम जो मूल्य होते हैं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे शब्दों में बहुलक द्वारा केवल उस मूल्य का पता चलता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। इसी कारणवश दैनिक जीवन में बहुत व्यापारिक क्रियाकलापों के अलावा किसी भी वस्तु के उत्पादन तथा मौसम आदि का पूर्वानुमान लगाने में इसका काफ़ी प्रयोग होता है। और बहुलक का सबसे अधिक दोष यह है कि यह समंक श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अतः कभी कभी बहुलक के आधार पर निकाला गया कोई निष्कर्ष भ्रामक भी हो सकता है। समूची समंक श्रेणी पर आधारित न होने के कारण इस माध्य का सांख्यिकी विश्लेषण की अन्य विधियों में बहुत कम प्रयोग होता है। ठीक है, धन्यवाद। इसको आप अच्छे से देख लें, PDF आपको पहले भेज दिया गया है।